कैसे भी हर प्रकार के अधिकार है इनको, और ये अधिकार आता है आर्टिकल 72। सरकारी नौकरियों में जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 16(6) के अंदर है भाई। रैंक के हिसाब से पढ़ोगे तब आप लोग 100 में से 80 प्लस मार्क्स ले आओगे, उसी हिसाब से पढ़े। वो बच्चा कम से कम ये 2 चैप्टर अगर कंठस्थ करके बैठा है तो उसके यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहती है। रट्टा मार के जाता है SC और ST भी 84 और 47। तो दिल्ली पुलिस के पेपर में पता लगा कि उसने उल्टा पूछ लिया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ST SC सीट्स इन लोकसभा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी वर्दी के दीवानों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के अंदर जो क्वेश्चंस जिस प्रकार से पूछे गए भारतीय राज्य व्यवस्था से, पॉलिटी से, उसी का आज दूसरा पार्ट। ये पार्ट इसलिए ज़रूरी है प्यारे बच्चों ताकि तमाम जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में जो शामिल होने जा रहे हैं उन्हें पहले से ये पता रहे कि भले ही एसएससी ने अपना जो वेंडर है वो चेंज कर दिया हो, टीसीएस से इन्होंने जो एजुकेटिव को जो दिया है, तो क्या इस बार भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है सेम रहेगा या थोड़ा चेंज होगा या मॉडरेट या इजी रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को साफ साफ पहले भी कहा है कि भी आप लोगों को जीके का जो लेवल है वो जज नहीं करना है। आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस देखोगे वहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना भाई, वो सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को जज नहीं करना है, आप लोगों को अपना जो सब्जेक्ट है उसको अच्छा करना है। अगर ऐसा कर लिया तो भाई आप लोग ना कम से कम 50 से 60 का जो मार्क्स तक का आपका जो टारगेट है तभी आप लोग अचीव कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ओवरऑल जो हमें सिलेक्शन के लिए जो, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि भाई सिलेक्शन के लिए जो फीमेल जो बच्चियां रहेगी, ठीक है, उनको कम से कम प्यारे बच्चों 56 से लेकर के 66 के बीच में नंबर लाने पड़ेंगे। और कम से कम सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, फाइनल मेरिट तो प्यारे बच्चों बात की बात है। और जो मेल जो कांस्टेबल्स एग्जीक्यूटिव रहेंगे उनको कम से कम भाई आप लोग 70 से 80 के बीच में मान के चलो। जितना ज़्यादा आप लोग अगर मान लो कि वेंडर चेंज हुआ है तो कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ कम रहेगी, तो हमें कट ऑफ पे ध्यान देना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को बस अपने जो रणनीति आप लोगों ने बना रखी है और आने वाले टाइम में जो आपके पास जो 2 से ढाई महीने का जो वक्त है उसमें रणनीति कैसे अपनाई जाए ताकि आपका जो है जीके में जो है 30 से ऊपर कम से कम मार्क्स आए, ठीक है भाई। कोशिश तो आप लोग वो करें भाई, सिलेक्शन के ना सोचें, आप रैंक लाने का सोचें। रैंक के हिसाब से पढ़ोगे तब आप लोग 100 में से 80 प्लस मार्क्स ले आओगे, उसी हिसाब से पढ़ें। और क्या रहने वाली है रणनीति आने वाले 75 से 80 दिनों में, उसमें ऐसा क्या किया जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो नया बच्चा फ्रेशर है उसे क्या करना चाहिए। तो ये तमाम आपकी जितनी भी बातें हैं इन सब का जवाब आप लोगों को एक रणनीति का जो नया वीडियो है उसके माध्यम से मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो है पार्ट 2 है पॉलिटी का। टॉप 20 क्वेश्चंस जो पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए पूछे गए हैं, और ऐसे ही पर्सन जो है प्यारे बच्चों इन्हीं को ही आधार मानते हुए आप लोगों को आगे का पूरा जो है अपना पढ़ाई का जो तरीका है उसको तैयार करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, दिल्ली पुलिस 2023 का ये क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ये इन्होंने कैसे पूछा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ बात फिर से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था, एक पोस्टमार्टम मेथड। जो भी क्वेश्चन आए उसका एक आंसर तक ही आप लोग सीमित ना रहें, उस क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शंस है उनका भी डिटेल में एनालिसिस करें। और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पॉलिटी के कौन से भाग से है, उस भाग के बारे में आपके दिमाग में इमेज जो है छपनी चाहिए, तब जाके आप लोग आधी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ देखो भाई, सबसे पहले तो इन्होंने नाम ले लिया मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार आप लोग सभी जानते हो कि संविधान के भाग संख्या 3 में आते हैं। पहला पॉइंट तो यहीं से कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल्स इसमें कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल्स 12 से 35 आते हैं। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं प्यारे बच्चों, मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। 3 बातें यहाँ से कवर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, उसके बाद में दिमाग में आना चाहिए कि मूल अधिकार जब संविधान लागू हुआ 1950, उस समय कितने थे, 7 थे, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, वर्तमान में 6 हैं। कौन सा खत्म हुआ, संपत्ति का अधिकार खत्म हुआ, आर्टिकल 19 जो क्लोज F, सेक्शन F भाग F, ठीक है। और साथ में आर्टिकल 31 जिसमें
प्रॉपर्टी के प्रावधान थे, संपत्ति के प्रावधान थे, उसे 44 में संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई सरकार में समाप्त किया गया। तो ये सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए उसी समय जब आप फंडामेंटल राइट्स का नाम अपने जहन में लाते हो। तो आज फंडामेंटल राइट्स जो है 6 है। 6 के बारे में आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि पहला फंडामेंटल राइट्स कौन सा है, समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा, प्यारे बच्चों, कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि समानता का पहला अधिकार है मूल अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का, तो 14 से 18। उसके बाद बच्चा सोचता है कि 18 से 22। गलत जवाब है, एक आर्टिकल 2 जगह नहीं हो सकता। 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा, 19 से 22 आपकी स्वतंत्रता है, 23 और 24 एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट राइट है, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, एंड उसके बाद अंतिम जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ बात हो रहा है कि भाई ऐसा कौन सा आर्टिकल है, अगर कोई संसद ऐसा कानून बना दे जो हमारे मूल अधिकारों से बढ़कर हो, तो प्यारे बच्चों इस संदर्भ में कार्य करेगा आपका आर्टिकल 13। ये याद रखें भी, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है भी, अगर संसद के द्वारा बनाए गए कानून और मूल अधिकारों में टकराव की स्थिति आती है तो प्राथमिकता मूल अधिकारों को दी जाएगी। अगर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स एंड लॉ फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू फंडामेंटल राइट्स। भाई हमारे मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। भले ही संसद को ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे मूल अधिकारों का, नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अब आप लोगों को मूल अधिकारों से संबंधित एक कमेंट बॉक्स में एक जो बात मैं पूछने जा रहा हूं वो बताना है। आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं हो सकते। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। और दूसरा जवाब आप ये दे देना कि ऐसे कौन से जो आर्टिकल्स हैं जो आपातकाल में भी प्रतिबंधित नहीं हो सकते मूल अधिकारों में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 13 था। अब 13 में तो जो बात है मैंने बता दिया, भी संसद के द्वारा बनाए गए कानून और मूल अधिकारों में टकराव की स्थिति आती है तो प्राथमिकता मूल अधिकारों को दी जाएगी। एंड प्यारे बच्चों, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? 16 बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे जो स्टेट गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार है भेदभाव नहीं करेगी। और इसमें जो स्पेशल आर्टिकल रहने वाला है वो रहेगा 16(6). ये आप लोगों को याद रखना है भाई। EWS इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको 10% आरक्षण का प्रावधान, 10% रिजर्वेशन। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से EWS यानी कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। अब सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग का जो EWS है उसको आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में। सामान्य वर्ग की वह कैटेगरी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसे EWS के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्हें 10% आरक्षण दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो सरकारी नौकरियों में जो EWS को 10% आरक्षण है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 16(6) के अंदर है भाई। ठीक है, और यहाँ बात कर लेते हैं आर्टिकल 15। 15 अपने आप में बहुत ही बड़ा खेल निराला रखता है भाई अपने अंदर। आर्टिकल 15 में स्पष्ट रूप से जो सीधा बोला गया है वो ये बोला गया कि भाई धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे भेदभाव का अंत। और 15 क्लोज 1 ये कहता है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ के नागरिकों से धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। और 15(2) क्या कहता है? दो व्यक्ति आपस में या दो व्यक्तियों का ग्रुप दूसरे समाज से, ग्रुप से धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) कहता है महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशेष कानून। और उसके बाद जो 15(6) रहता है वो आता है एग्जाम में भी, वही सेम EWS को एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन में आरक्षण भी, प्रवेश में आरक्षण की बात करता है। तो यहाँ हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और 14 में तो भाई विधि का जो समान संरक्षण है जो अमेरिका से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर है, ये बात आर्टिकल 14 बोलता है। तो ये कंप्लीट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछी गई है प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोगों को करना पड़ेगा। हर एक आर्टिकल को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले बोल दिया 12 से लेकर के 51 तक, जिस बच्चे को 51A भी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज वाला काउंट करना है। ये आर्टिकल्स जिस बच्चे को रट्टा मार याद है सब क्लोज समेत,
यानी कि 19 के अंदर जो जो सेक्शन है, 15 के अंदर जो जो सेक्शन है, 16 के अंदर जो सेक्शन है, वो बच्चा कम से कम ये 2 चैप्टर अगर कंठस्थ करके बैठा है तो उसके यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है, उसके भाई अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, पॉलिटी से बात करें तो ये 2 भाग तो पढ़ के जाना ही जाना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब कि लास्ट स्टेज पे पढ़ना शुरू करते हैं, जो मतलब पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो इतने सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते। तो उन बच्चों को अगर एक सब्जेक्ट के अंदर बात की जाए भी कैसे पढ़ के जाए, तो आप लोग 3 बड़े टॉपिक पढ़ के चले जाओ, संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भाग 3 और भाग 4। तो जो 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले होते हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे, अगर बन जाते हैं तो। बाहर से आए तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो भाई, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है भाई? 80 सीट्स पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे जब सीट की बात आ जाती है ना तो सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए। अधिकतम सीटें पूछे तो 550, ठीक है, ये तो है मैक्सिमम। और फिर आपसे पूछ ले कि प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में अधिकतम जो थी वो तो 550 होगी, वर्तमान में 543 है। 543 में राज्यों से कितनी है? 524 है। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है? 19 है। हर बात का जवाब आना चाहिए। ये यूटीज से है, ये स्टेट से है, सब अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों। फिर अगर आपसे पूछ लिया कि भाई इस 524 और 19 जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से है, तो इसमें एससी की कितनी सीटें हैं? इसमें एससी की है 84, एसटी की भी बता देता हूँ 47 है। दोनों को मिला करके पूछ ले तो 131 है। और अलग से पूछ लिया कि एससी एसटी की सीटों को हटा करके अन्य कितनी सीटें हैं, तो 543 में से माइनस कर देना, 412 आ जाएगा। ठीक है, तो एससी एसटी सीट्स जो है भाई 84। और कभी कभार उल्टा पूछ लिया कि बच्चा रट्टा मार के जाता है एससी और एसटी भी 84 और 47। फिर दिल्ली पुलिस के पेपर में पता लगा कि उसने उल्टा पूछ लिया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसटी एससी सीट्स इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जाति की सीटों का अनुपात क्या है, तब समस्या हो जाएगी भाई। तो जैसे तिरंगे झंडे में लंबाई चौड़ाई का अनुपात आता है 3:2, तो उल्टा भी पूछ सकता है चौड़ाई लंबाई का अनुपात। तो वहाँ से आप लोगों को ये चीज़ जल्दबाजी नहीं करनी है भाई। ठीक है, तो एससी एसटी भाई दोनों याद रखना। एससी होता है अनुसूचित जाति, एसटी होता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550, और लोकसभा की जो सीटें हैं डिपेंड्स ऑन कंसर्न स्टेट पॉपुलेशन भाई। जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या सीटें ज़्यादा, जिस राज्य की जनसंख्या कम सीटें कम। सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से 80, फिर महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39 और 29 मध्य प्रदेश, 28 कर्नाटका, 26 गुजरात, 25 आंध्र प्रदेश, 25 राजस्थान, 21 उड़ीसा, 20 केरला, 17 तेलंगाना, 14 असम, 14 झारखंड, 13 पंजाब, 11 छत्तीसगढ़, 10 हरियाणा, 5 उत्तराखंड, 4 हिमाचल प्रदेश, और प्यारे बच्चों 2 गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ से भी 2-2। उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड 1-1 सीट्स। सबसे ज़्यादा सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, दिल्ली 7, जम्मू कश्मीर 5, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1, दादरा व नागर हवेली दमन दीव 2। उसके बाद जो आपका लक्षद्वीप है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी, इन सब में 1-1। ये 543 बोल दी मैंने आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ऐसे भाई किसी भी राज्य से सीट पूछी जा सकती है कि भाई लोकसभा की सीट बताओ, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्राम पंचायत जो शब्द है भाई भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, अगर उन्होंने ये, तो चलो यहाँ बच्चा पकड़ जाएगा कि डीपीएसपी है। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ पुराने क्वेश्चन जो ज़्यादातर भाग 3 और भाग 4 से पूछे जा रहे हैं। संविधान के भाग संख्या 3 और भाग 4 से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अब ग्राम पंचायत में अगर यहाँ पे एक आर्टिकल और देता ना 243, तो बच्चा सोचता कि यार क्या करूं, क्योंकि 40 और 243 दोनों में ही आप लोगों को ये एसोसिएटेड है, किससे? ग्राम पंचायतों से। ठीक है, अब आर्टिकल 40 जो है प्यारे बच्चों, ये बात कर रहा है किस संदर्भ में? ये बोलता है ग्राम पंचायतों का गठन। इसे गांधी जी का आर्टिकल भी बोलते हैं। आर्टिकल 40 गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, इसलिए इसे गांधी जी का आर्टिकल बोला जाता है। ग्राम पंचायत का मुख्य सरपंच होता है, और ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है उसको फुलफिल करना। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो बाकी आर्टिकल्स है वो भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 47 क्या करता है? मिड डे मील जो कार्यक्रम है, पोषाहार की व्यवस्था, लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल। ठीक है, और नशीले पदार्थों के सेवन पे रोक की बात करता है। आर्टिकल 47 लोगों के उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित है। 49 जो है कि ये बोलता है कि भाई ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण किया जाए। और ये चारों आर्टिकल्स डीपीएसपी में आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, जो आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो फॉरेन पॉलिसी, और भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1947 से 1964।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने आर्टिकल 243 का क्यों जिक्र किया, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है अभी प्यारे बच्चों पंचायती राज का ही एक स्ट्रक्चर है और पंचायती राज संविधान के भाग 9 में आता है, ठीक है। और पंचायती राज के आर्टिकल्स है आर्टिकल 243 से 243 ओ। तो ये भी क्वेश्चन है कि पंचायती राज टोटल कितने आर्टिकल्स में होती है, टोटल 16 आर्टिकल्स में होगा भाई, 15 तक तो ओ होता है, एक 243 भी काउंट करना है। तो टोटल 16 आर्टिकल्स में पंचायती राज डिफाइन किया गया है। इसके बाद नगर पालिकाएं आ जाती है आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी, फिर कोऑपरेटिव आ जाएगी जेड एस से जेड टी। तो इनका हिंदी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा भाई, कै खे गेड़े जैसे ABCD चलता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए पंचायती राज। और पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को बुधवार को 14 के दिन ये जो नींव रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नागौर के बगदरी गांव से। और पंचायती राज कंप्लीटली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को। सीधा पूछ ले पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राज्य तो राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए 40 में है ग्राम पंचायत शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की जो कंबाइन बैठक है उसके लिए भारतीय संसद में जो कोरम होता है वो कितना होता है, कोरम, कोरम यानी कि गणपूर्ति, ठीक है। यहां देखो भाई कोरम, कोरम गणपूर्ति, गणपूर्ति मतलब लोगों की पूर्ति, ठीक है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में जो कोरम है प्यारे बच्चों सेम रहता है। हम यहां बात कर रहे हैं कोरम होता क्या है गुरुजी, पहले तो आप ये बताओ। तो कोरम होता है लोकसभा की कार्यवाही चलाता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा की कार्यवाही कौन चलाता है, उपराष्ट्रपति। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कार्यवाही को शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वही कोरम है, वही गणपूर्ति है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, फिर से सुन लेना, लोकसभा की कार्यवाही को शुरू करने के लिए मिनिमम जो सदस्य चाहिए, मिनिमम MP जो चाहिए वो कोरम है। राज्यसभा की कार्यवाही को शुरू करने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ जो MPs है, मेंबर्स जो है वो कोरम होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, दोनों के एक साथ लिख देता हूँ। सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या ये कोरम होती है, वो 10% होता है। कितना होता है, 10%। अगर मैं लोकसभा का कोरम निकालूं तो 543 का 1/10 आप लोग निकालोगे 54.3, ठीक है। राज्यसभा का कोरम निकालोगे तो 245 सीटों का 1/10 यानी कि 24.5। तो 24.5 को तो मैं 25 MP मान लूँ और इधर मैं 54 मान लूँ, क्योंकि पहले ये 55 था जब 2019 तक लोकसभा में सीटें 545 थी। 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की खत्म कर दी गई 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो कम से कम 54 MP आएंगे तो ही लोकसभा का अध्यक्ष कार्यवाही शुरू करेगा। 52 आगे 53 आगे उस दिन बस रामा श्यामा होगी, चाय पानी पियेंगे और वापिस चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की बिल पे चर्चा नहीं की जाएगी, ये संविधान के खिलाफ माना जाता है। कम से कम 54 आ गए उस दिन चर्चा हो जाएगी, 54 से ऊपर तो सारे आ जाए, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से तो आप लोगों को ये चीज़ कवर करनी है 54.3। और ये इधर कम से कम 25 सांसद आएंगे तो ही उपराष्ट्रपति कार्यवाही शुरू करेगा। लेकिन कोरम का आर्टिकल चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों में कोरम का जो आर्टिकल है प्यारे विद्यार्थियों, ये आर्टिकल 100(3), ये अनुच्छेद याद रखना भाई। अगर SSC बच्चे को उसकी औकात दिखाना चाहती है तो यहाँ तक वो पूछ सकती है भाई कि ले भाई, ठीक है। तो कोरम का उल्लेख आर्टिकल 103। कोरम होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कोरम होती है। दोनों में कोरम बराबर है 1/10 1/10, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान में भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की जो कंसेप्ट है, विधि है, जो मैनर है, किस देश से लिया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, ये सोर्सर से प्रश्न आ गया। मैंने अभी आपको बोला था एक स्रोत पढ़ के जाओ, भाग 3 पढ़ के जाओ, भाग 4 पढ़ के जाओ, यही मेन है। अगर कम टाइम में अगर कोई पॉलिटिक कवर करना चाहता है भाई, अगर लगता है भाई पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा, तो यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो, यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो।
तो देखो भाई, संविधान में भारत के राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है प्यारे बच्चों, और आयरलैंड से जो प्रोसीजर जो लिया गया है उसका नाम क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसमें लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड ऑल्सो ऑल मेंबर्स दैट इज इलेक्टेड फ्रॉम ऑल जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं, प्लस दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो एमएलए होंगे वो भी भाग लेंगे। अभी तक तो दिल्ली और जो पुदुचेरी है उसी के एमएलए भाग ले रहे थे। 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में आप लोगों को जम्मू कश्मीर के एमएलए भी भाग लेते हुए दिखेंगे। तो मुद्दा क्या है? एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, जनता भाग नहीं लेती। और जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन से नहीं होकर के बैलेट पेपर की सहायता से होता है। बैलेट पेपर का जो कलर है वो 2 प्रकार का होता है, गुलाबी और हरा। ठीक है, हरा दिया जाता है एमपीज को, गुलाबी दिया जाता है एमएलएस को। तो प्यारे बच्चों, आयरलैंड से एक तो लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो आर्टिकल 55 में आती है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसका नाम क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसमें बेस रहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का। 1-2-1-2 जो मार्किंग दी जाती है। ठीक है, इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना, बस पता होना चाहिए। और आयरलैंड से भाई राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन भी लिया गया है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। 12 मेंबर जो राष्ट्रपति कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र में मनोनीत करता है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये कौन से में आएगा? आर्टिकल 55 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 55 में। कनाडा से क्या लिया गया? अभी कनाडा से प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, संघात्मक शासन है, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श है, अलग अलग महत्वपूर्ण चीज़ें। और अमेरिका से भाई, अमेरिका से प्रस्तावना ले ली, मूल अधिकार ले लिए, उपराष्ट्रपति का पद ले लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ले ली, और महाभियोग की प्रक्रिया ले ली, न्यायाधीशों को हटाने वाली प्रक्रिया ले ली। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली गई है। फिर क्या है? अफ्रीका से भाई सबसे बड़ा खेल इधर से है, संविधान में संशोधन करने की प्रोसीजर आर्टिकल 368। और भाई राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की रीति भी कहाँ से ली गई है? निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसीजर, वो भी अफ्रीका से लिया गया। तो भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? अति महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों, अति महत्वपूर्ण। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इधर मैं। ये चारों आर्टिकल उतार लेना भाई, आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये तो भाई प्यारे बच्चों कार्यकारी शक्तियों की सीमा या विस्तार से संबंधित आर्टिकल 162 आता है, जो ये बोलता है कि भाई इसने ये बोल तो दिया, भाई मैं करने वाला क्या हूँ कि राज्य की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं उसकी जो सीमा है उसको विस्तार करता है। ठीक है, और ये उसी विषयों पर विस्तार करने की पावर रखता है जहाँ पे राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल का काम क्या है? कानून बनाना। और राज्य सूची वाले जो विषय हैं भाई, ठीक है, उसको लेकर के ये यहाँ पे कार्यकारी शक्तियों की चर्चा की गई है जो आर्टिकल 162 में आती है। 177 में क्या है? ये है, देखिएगा 168 में राज्य विधानमंडल, और यहां से एक बड़ा पद आएगा राज्य महाधिवक्ता का पद। राज्य महाधिवक्ता का पद। स्टेट एडवोकेट जनरल, स्टेट एडवोकेट जनरल। भाई जिस प्रकार से केंद्र सरकार का एक वकील होता है उसे महान्यायवादी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, उसी प्रकार से राज्य सरकार का जो वकील होता है उसको स्टेट एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ठीक है, और राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168 में आता है, 162 में ये हो गया। 177 में ये जो शख्स जो लास्ट में लिखा पड़ा है ना, इसकी शक्तियों से संबंधित है, महाधिवक्ता की शक्तियां या राइट्स। पावर्स एंड राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल, बहुत बढ़िया आर्टिकल, चारों याद रखना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? दोनों दे सकते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भाई प्यारे बच्चों आदेश देने वाला जो बात है वो आता है आर्टिकल 32 में, 5 प्रकार की रीट होती है। और हाई कोर्ट की बात करूँ तो आर्टिकल 226 भी 5 प्रकार की रीट, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सैट्योरेरी, क्यू वारंटो एंड प्रोहिबिशन।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, 5 प्रकार की रीट होती है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों के परिवर्तन संबंधी जो नोटिस है ये दोनों दे सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। और भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा है बता देना भाई कमेंट करके। आर्टिकल 153 में है या प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में आता है, राष्ट्रपति आपके आर्टिकल 52 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है भाई, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सही करना, राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, नेशनल जो सिंबल है ये भी आप लोगों को अलग अलग पता होना चाहिए भाई, बेसिक चीज़ें है। लेकिन देखो एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया कि भाई 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया कंप्लीटली, उस समय प्यारे बच्चों कौन सा इसमें एक शीर्ष था भाई, लोरिया नंदनगढ़ का एकल सिंह जो है उसका है, या रामपुरवा का जो एकल बेल शीर्ष है, या फिर रामपुरवा का एकल सिंह शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये सारनाथ का सिंह शीर्ष है भाई। सारनाथ का स्तंभ आप लोग सभी जानते हो भी। ठीक है, मध्य प्रदेश से, और उसके अलावा सम्राट अशोक से संबंधित ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि बच्चा यहाँ पे ये उतार लेगा, लेकिन कर भी लेगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। नेशनल सिंबल और उसके अलावा हमारे जो नेशनल जो वाक्य है सत्यमेव जयते, ऐसी अलग अलग चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, भले बेसिक हो। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, जलेबी है भी। ठीक है, अलग से याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद जो है याचिका किस में दायर की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, यहाँ एक बच्चा फंस जाता है भाई, क्या करें। ठीक है, सारे ऑप्शन उसको लगते हैं। ठीक है, चलिए सही जवाब बताते हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट। और ये मैं बताना चाहूँगा आर्टिकल 71 जो है क्लोज 1, 71 का क्लोज में क्या कहता है कि ये दोनों से संबंधित है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी वाद विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, चाहे उपराष्ट्रपति का हो चाहे राष्ट्रपति का। और ये दोनों जो प्राइमरी जो जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 131 उसकी पावर के तहत आता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि आर्टिकल 71 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी वाद विवाद है उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है भाई। ये देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन बच्चा नहीं कर पाएगा। मैं तो सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो भाई, आरएस मतलब किसी भी, चाहे स्थानीय वो आयोग जो है अलग अलग राज्यों में, ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बच्चों को विचार विमर्श करने पे मजबूर कर देगा। और मैंने आपको पहले ही सिखाया है, सरकारी नौकरी के लिए 100% नंबर लाने कहीं ज़रूरी नहीं है। एक बच्चा अगर क्वेश्चन छोड़ रहा है तो वो भी अपने आप में कला होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप तुक्का मारो। यहाँ बच्चा ये भी गलती कर सकता है कि वो कहीं अनुसूची तो नहीं पूछ रहा। अगर यहाँ 11वीं लिखा होता तो बच्चा पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची कर देता, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सी रिपोर्ट उसकी पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों ये रिपोर्ट है चौथी, और ये जो रिपोर्ट है इस प्रशासनिक जो सुधार आयोग है ये 2005 में इसका गठन हुआ था 31 अगस्त को। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे। अध्यक्षता किसने की, वीरप्पा मोइली ने। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए ये जो अपनी है रिपोर्ट सौंपी, जिसमें चौथी जो रिपोर्ट है वो संबंधित थी पंचायती राज सिस्टम के अंदर सुधार को लाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड प्रशासनिक सुधार किस वर्ष की देन है, 2005 भी, अलग से ये भी याद रखना, ईयर भी पूछा जा सकता है, यहाँ रिपोर्ट पूछी गई। अगला क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन है जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है भाई। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से बढ़ावा देने से होगा क्या, यहाँ एक अगर बिंदु अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए तो वो आसानी से बता सकता है कि यहाँ से क्या होने वाला है भाई। यहाँ से होगा एक लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा, जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के जो आदर्श काम करेंगे, वहाँ से प्यारे बच्चों क्या काम होगा, वहाँ से एक बनेगा, इसको बढ़ावा देने से एक लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई लोक कल्याणकारी राज्य किसका है, डीपीएसपी का है।
डीपीएसपी का है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये डीपीएसपी संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। सहकारी समितियां भैया आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 243 के रेस आती है, और उसके अलावा 243 ZS से ZT, और ये एकल नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 जो नागरिकता वाला चैप्टर है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, भाग 4A में आते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में, ठीक है। और उसके अलावा मौलिक कर्तव्य आर्टिकल कौन सा है? 51A है, ठीक है, ये पता होना चाहिए भी आप लोगों को, ठीक है। इसके आर्टिकल भी सहकारी समितियों वाले 243ZH से 243ZT पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद देखो भी अगला क्वेश्चन आया, लोअर कोर्ट्स या सरकारी ऑफिसर को अनिवार्य और पूर्णतः कार्यालयीय कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने के लिए बाध्य करने के लिए उसमें से कौन सी एक रीट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो शब्द है इसका अर्थ होता है अपना शरीर प्राप्त करना। भी जिसको गिरफ्तार किया गया है, संविधान का आर्टिकल 22 सेक्शन 2 कहता है कि जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है 24 घंटे के अंदर अंदर नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाए। और जिसको गिरफ्तार करके लेके आते हैं तो भाई यात्रा का जो टाइम है वो काउंट नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये याद रखें। तो ये तो अपना शरीर प्राप्त करना होगा। और उत्प्रेषण मतलब मंगा लेना, अधिकार पर्चा मतलब कौन से अधिकार से, तो ठीक है। तो यहाँ तो ये पूछ रहा है कि कौन सा आदेश जारी किया जाता है, तो भाई एक प्रकार से ऑर्डर जो है वो परमादेश मतलब आदेश देना होता है। तो यहाँ से चाहे लोअर कोर्ट्स या सरकारी अधिकारी को हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को आदेश जारी कर सकते हैं कि अपना काम ईमानदारी से करें, ठीक है। तो ये आर्टिकल 226 में आती है। हाई कोर्ट की जो याचिका है, ये जो रीट है भाई, ठीक है, WRIT ये वाली रीट है, आर्टिकल 226, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया, कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भाई मैंने आपको प्यारे बच्चों कॉलेजियम सिस्टम जो है पहली क्लास के अंदर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित तथ्यों में बताया था कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश हो। और इनका काम क्या होता है भाई, जुडिशियल जो सर्विसेज में जो हमारे जैसे हाई कोर्ट्स के जज वगैरह है उनके ट्रांसफ़र का जो रहता है भी, ट्रांसफ़र कराने में इनका योगदान रहता है। ये सिफारिश करते हैं ट्रांसफ़र की, और इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था। बिल्कुल भाई, सेकंड जजेस केस 1993 एंड उसके बाद थर्ड आया 1998, ठीक है। लेकिन इस जो व्यवस्था की जो शुरुआत है वो प्यारे बच्चों 1993 से हुई थी। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं ली वो यहाँ से देख सकते हैं। और यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र की अनुशंसा करता है। तो ये भी सही है। पहला तो भाई सीधी सी बात है, एक चीफ जज होगा, और बाकी चीफ जज से याद आया कि अभी जूता प्रकरण हाल ही में चर्चा में रहा प्यारे बच्चों, ठीक है। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी 4 जज होते हैं, 1+4 यानी कि 5 जजेस का समूह होता है कॉलेजियम, ठीक है। कॉलेजियम का वैसे अर्थ क्या होता है? वरिष्ठ न्यायाधीशों का ग्रुप ऑफ सीनियर एक्सपीरियंस जजेस, ठीक है भाई। तो ये जो है प्यारे बच्चों कब शुरू हुई? 2007 में नहीं हुई थी, 1993 में शुरू हुई थी। तो ये गलत कथन है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर। बढ़िया प्रश्न है, याद रखना। तो कॉलेजियम को लेके 3 बातें रट लेना, और शुरुआत कब हुई? 1993 में, 4 बातें हो जाएगी। अगला, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? लो भाई, ये लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को भी लेकर हमने डिस्कस किया था कि भाई इस कमेटी में सरदार स्वर्ण सिंह के अलावा अन्य जो सदस्य थे वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए थे, ठीक है। तो जो बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, आज का वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो मूल कर्तव्य संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे, और ये जो कर्तव्य हैं इस समिति में जो अन्य 11-12 सदस्य थे वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में आते हैं, आर्टिकल 51A में आते हैं। ड्यूरिंग बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आज मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, और जब जोड़े गए तब 10 थे। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976,
जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखें। तो ये है आपका मौलिक कर्तव्य, और कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से है? भी जर्मनी के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से है? अमेरिका से। एंड प्यारे बच्चों, डीपीएसपी कहाँ से है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चों मूल कर्तव्यों को जोड़ता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि संसद इनमें से किसकी सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखो भाई, क्या राज्य का राज्यपाल कहेगा कि हमारे यहाँ पे विधान परिषद बनाई जाए? क्या राज्य का सीएम बोलेगा? क्या भारत का राष्ट्रपति बोलेगा? तो प्यारे बच्चों, तीनों ही जवाब गलत होंगे। ठीक है, उस राज्य की विधानसभा अपने यहाँ पे दूसरे हाउस की सिफारिश कर सकती है। बनाएगी संसद, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 बहुमत मेजोरिटी से प्रपोजल पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत का मतलब क्या है? स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। तो यहाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ? बना सकती है और मिटा सकती है उस राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर। विधानसभा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा कौन से आर्टिकल में आती है? 170 में आती है। ठीक है, जबकि विधान परिषद, वैसे तो विधान परिषद आर्टिकल 171 में आएगी, लेकिन यहाँ पूछा क्या है ये अलग से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछ ले कि विधान परिषद का निर्माण व समाप्ति कौन कर सकता है, तो करेगी तो संसद। लेकिन भाई बात कौन से आर्टिकल में आती है? वो आर्टिकल 169 में है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आर्टिकल 169 जो एबोलिशन एंड फॉर्मेशन करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है प्यारे बच्चों, ये 6 राज्यों में है, सिर्फ 6 राज्यों में। विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। तेलंगाना में है, और यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, और आपका एक आंध्र प्रदेश में। यूपी बिहार का नाम तो बच्चा एक साथ ले सकता है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र कर्नाटका। 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। पहले जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों वहाँ से समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 सेक्शन खत्म करके उसको राज्य से यूटी बना दिया। अगला क्वेश्चन आया, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है? तो भाई सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, ये फिर से डीपीएसपी का क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 37 में क्या बोला गया है? 37 में ये बोला गया है कि भाई एक तो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशकों के लागू होने की प्रक्रिया, लागू होने की प्रक्रिया, एंड दूसरा पॉइंट कि ये वाद योग्य नहीं है। यही कारण है। डीपीएसपी इज नॉट चैलेंजेबल। जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, डीपीएसपी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 37 ने बोला है कि राज्य की ड्यूटी है कि भाई ठीक है करे तो ठीक है, ड्यूटी नहीं कह सकते हम, राज्य पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे या ना करे। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखना। तो सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है, अपेक्षा कही जा सकती है। बाकी जो 38 है, इसमें आपको पता है भी लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट आता है। सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान है। 39 में 39A अति महत्वपूर्ण है। फ्री और समान जो न्याय है, निःशुल्क समान न्याय। ठीक है, और 36 में तो भाई सबसे आसान है राज्य की परिभाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये एक तुलना की गई है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों, कि ये जो तुलना है कि डीपीएसपी के जो सिद्धांत है ये निर्देशों के लिखत लिखा जाए या साधन के समान है, एक ही बात है, ठीक है। और ये कहा गया है सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये किसने कहा था भाई, ये भी आप लोगों को याद रखना है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, पूरा नाम BR अम्बेडकर साहब का, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना भाई। और भारत सरकार अधिनियम 1935 भाई, भारतीय संविधान पे सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला अधिनियम कौन सा है, वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन को बंद करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। ये सबसे बड़ा एक था प्यारे बच्चों। और उसके अलावा राज्यों में लोक सेवा आयोग, भारत के लिए केंद्रीय बैंक, बहुत सारे प्रावधान किए गए जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। और 1909 वाले को आप लोग सभी जानते हो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है, ये पता होना चाहिए, मोर्ले मिंटो एक्ट है, ठीक है। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसे भारत पाकिस्तान जो है अलग अलग हुए, ठीक है, और जिसे में आज़ादी मिली। और भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है, चैम्सफोर्ड। जिसे काला कानून 1919 में रोलट एक्ट वाला आया, ठीक है। ये सब बातें 1919 की घटनाएं हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के साधन के समान है। ये बहुत बढ़िया लाइन है, किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कहा था। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ बहुत सारे बच्चे ना कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या करें भाई, हम तो जब भी राइट टू एजुकेशन सर्च में आते 2009 ही आता है, तो बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों 2009 में तो इस एक्ट के प्रावधान पूरे हो गए थे, ठीक है, पास हो गया था। लेकिन इसकी जो सिफारिशें हैं या फिर ये जो कम्प्लीटली जो लागू हुआ था ना, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से लागू। बट इसका हमें जवाब यही करना पड़ेगा, अगर 2010 नहीं होता, सीधा पूछ लेता भाई कब ये अधिनियम पारित हो गया, पास हो गया, तब 2009 करना पड़ता, ठीक है। अब इसमें 2010 ही करना है, 1 अप्रैल 2010 से लागू, या लागू की बात हो रहा है, क्योंकि सेम टू सेम वही बात है। जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज जो अधिनियम है या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो आप लोग सभी जानते हो 73वां संविधान संशोधन 1992। बट ये लागू कब हुआ, तो कई बच्चे गलती करते हैं, वापस 1992 करते हैं, लेकिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसी वजह से मनाते हैं क्योंकि पंचायती राज जो अधिनियम है भाई, वो लागू होता है 1993 से 24 अप्रैल को, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना भाई, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चे को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया। भाई ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में बार बार पूछा गया, लगता है इनका कोई फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। कितने नंबर का है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, जो आप लोगों को याद रखना है कि 86वां पहले मूल कर्तव्य जब संविधान लागू हुआ तब 0 थे, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा की सरकार थी, इमरजेंसी लगी हुई थी, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य एज ए अलार्म काम करते हैं, हम नागरिकों को चेतावनी देते हैं कि हमारे कुछ कर्तव्य है, हमें उनका पालन करना चाहिए। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है पढ़ाना लिखाना पते माता पिता का मौलिक कर्तव्य। और RTE जो था ना भाई, प्राइवेट और जो सरकारी जो स्कूल है इनमें बच्चों के लिए कोटा वगैरह फिक्स किया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, मुफ्त एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। तो ये यहीं से है भाई, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समाधान देने, सजा में राहत देने और स्थगन देने या छूट देने की जो शक्ति है वो किसके पास है। भाई देखो प्यारे बच्चों, ये समाधान वाला जो मामला है ना, ये भारत में 2 ही लोगों के पास है। एक तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, जो सज़ा को कम कर सकते हैं, फांसी को माफ़ कर सकते हैं, सज़ा का कन्वर्जन कर सकते हैं कि किसी को मृत्युदंड है तो उसको भाई सीधी सज़ा में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, आजीवन कारावास है तो कम कर दो, कैसे भी हर प्रकार के अधिकार है इनको। और ये अधिकार आता है आर्टिकल 72 में,
ये पार्डन पावर है ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। तो प्यारे बच्चों याद रखें आप लोग, राष्ट्रपति किसी की फांसी, सजा, मृत्युदंड को माफ कर सकता है। ये बात आती है आपके आर्टिकल संख्या 72 में। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि राज्यपाल भी ये ऐसा कर सकता है, राज्यपाल की समाधान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 161 में आती है, 161 में आते हैं। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में आता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद आर्टिकल 75 में आता है और लोकसभा अध्यक्ष का पद आर्टिकल 93 में आता है। तो ये बात पता होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज भी हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन में, ये 20 क्वेश्चन नहीं थे, ये कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन हैं। अगर ऐसे करते करते आप लोगों ने ये टॉप 20 क्वेश्चंस वाली सीरीज़ को प्यारे बच्चों अगर फैला दिया, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे को ही रिकमेंड करें ज्ञानवर एसएससी का चैनल। जो बच्चा सच में पढ़ना चाहता है, दिल्ली पुलिस में अपना सपना साकार करना चाहता है, दिल्ली पुलिस ही नहीं, मैं तो भाई रेलवे, एसएससी, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, उसके अंदर ये जो जीके वाले क्वेश्चन जो सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, आप उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करें, उन्हीं ग्रुप में आप लोग लिंक भेजें जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सीरियसली अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं। तो जो ऐसे ही आप लोग मतलब कि सब्सक्राइब करना कोई भाई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों, जैसे आप अलग अलग लोगों को रिकमेंड करते हो सब्सक्राइब कर लो। मैं भी आप लोग बोलता हूँ कि जिन बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वही बच्चा सब्सक्राइब करे भाई, जो सच में पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर कर देना, और शेयर भाई उन्हीं को करना जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस ऐसे ही बनने वाले हैं क्वेश्चन। जब आप पेपर में बैठोगे आपको लगेगा ये पॉलिटी के 2-4 जो क्वेश्चन आए सतीश सर की क्लास से आए हैं। तो प्यारे बच्चों आप बस हिम्मत मत हारना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप खुद से मत हारना, तो किसी का बाप भी आपको नहीं हरा सकता। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।